हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप इससे वाले सारे जितने भी पहले हमने चैप्टर्स किए हैं वो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, एज वेल एज आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे रेगुलरली डाउट भी पूछ रहे हैं। सो आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पहली बात उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है एक ब्रॉड ओवरऑल हम देख लेते हैं। देखो, CNC कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर में हमें एक तो पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम, आपको पता है एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है हमें। नेक्स्ट हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम। तो पहले इन शॉर्ट आप समझ ही रहे हो, अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम की बात करूं दैट मीन्स मैं ह्यूमन बॉडी को कंसिडर करूंगी पहले, ठीक है। इसके बाद फिर हम प्लांट्स को देखेंगे, ठीक। चलो, सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। चलो, सो माय डियर स्टूडेंट्स, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जब हम स्टार्ट करें तो क्यों ना पहले हम एक बॉडी के बारे में बेसिक जान लें, उसके बाद हम स्टार्ट करें। तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मैं यहाँ पे ह्यूमंस की बात कर रही हूँ, या ह्यूमंस की जगह मैं बोल सकती हूँ एनिमल्स। एनिमल्स ज्यादा सही रहेगा। एनिमल्स हैं भाई, अपन इतना सारा सब कुछ पढ़कर आए, अभी हम पढ़ के आए हमारी बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली चल रहा है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा है। मैं पढ़ बोल रही हूँ तो डेफिनेटली मेरी ये सारी मसल्स वर्क कर रही हैं, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरे पाँव काम कर रहे हैं, सब काम कर रहा है कंटिन्यूसली। सुबह से आप उठते हो, रात को सोते हो, सोते टाइम पे भी सब कुछ चल रहा है। सो ये हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है? सो डेफिनेटली वी हैव कंट्रोलिंग सिस्टम्स। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी मस्त अपने हिसाब से चल रही है, हाथ अपने हिसाब से काम कर रहा है, पाँव अपने हिसाब से चल रहे हैं, दिमाग अलग ही चल रहा है। डेफिनेटली दिमाग तो सबको कंट्रोल ही करेगा, बट सब अपने अपने हिसाब से नहीं चलते, सबको प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जाता है। सो वी हैव अ कंट्रोलिंग सिस्टम। एनिमल्स एज वेल एज प्लांट हैव कंट्रोलिंग सिस्टम। क्योंकि हम एनिमल्स के बारे में बात करें तो हम एनिमल के कंट्रोलिंग सिस्टम देखते हैं। तो हमारे पास दो कंट्रोलिंग सिस्टम है, एक है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम, एक है हमारे पास नर्वस सिस्टम। और ये दोनों कंबाइंड इफेक्ट में हमारी बॉडी को संभालते हैं, जिसके कारण ही आप सारी एक्टिविटी कर पाते हो। यानी कि आप स्टार्ट करो राइट स्टार्टिंग, जब आप पैदा हुए थे तब से अपन स्टार्ट करते हैं, जितनी भी एक्टिविटी चल रही है आपके अंदर सब कुछ, उनको संभालने की जिम्मेदारी किसके पास है? एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, पहले तो अपन वो देख लेते हैं। देखो, एक तरफ है मेरे पास एंडोक्राइन सिस्टम, एक तरफ है मेरे पास मेरा नर्वस सिस्टम। देखो, एक होता है क्विक डिसीजंस वाला, एक होता है स्लो डिसीजंस वाला। देखो कैसे समझना है आपको। नर्वस सिस्टम, देखो भाई सिंपल सी बात है, दिन भर में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनमें आपको क्विक डिसीजन लेना जरूरी है। तो डेफिनेटली आपको क्विक कंट्रोल करने वाला चाहिए। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा हमेशा क्विक काम करता है। क्विक का मतलब भैया जल्दी जल्दी, जो भी चल रहा है जल्दी जल्दी। अभी मैं बोल रही हूँ तो डेफिनेटली यार मैं सोच सोच के ही बोल रही होंगी, तो ऐसा तो नहीं ना मैं 5 मिनट तक सोचती रहूंगी कि मुझे बोलना क्या है। तो मेरा जो नर्वस सिस्टम है उसकी प्रोसेसिंग हमेशा क्या होती है? बहुत ज़्यादा फास्ट। उसके कंपैरिजन में अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूँ तो इसकी प्रोसेसिंग कंपैरेटिवली क्या होती है? स्लो, धीरे 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 धीरे, ठीक। अब फैक्ट है, देखो भाई, जो जल्दी काम कर रहा है उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद उसका लास्टिंग इफेक्ट, यानी कि वो कब तक चलेगा, वो शॉर्ट ही होगा। तो इसका शॉर्ट इफेक्ट होता है, शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट। यानी कि ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म तक वो इफेक्ट आपको वहीं का वहीं दिखेगा। दिस इज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तुमने अगर कुछ करा, ये हाथ मूव करा तो वापस से आ गए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं ना फिक्स हो चुका है ये कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप कुछ सोच के बोल रहे हो, बोल के आपने मुंह को यूं किया, यूं का ऐसा तो नहीं ना यूं का यूं ही रह गया, ऐसा भी नहीं। फटाफट क्विकली आप बार बार चेंज कर पा रहे हो। तो इसका इफेक्ट जो होता है वो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। वेयर एज अगर मैं एंडोक्राइन सिस्टम की बात करूं तो इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट कैसे? भाई किसी की हाइट बढ़ गई है ना, जितना बड़ा है वो उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसके साथ गड़बड़ होती रहेगी, किसी दिन छोटा किसी दिन बड़ा, ऐसा नहीं होता, ठीक। फिर अगर मैं बात करूं कोई इंटरनल हार्मोनल एक्टिविटी हुई है, जैसे कि मैं बात करूं टेस्टिस एंड ओवरी की, ठीक। टेस्टिस एंड ओवरी ने आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप किए। तो ऐसा तो नहीं है ना आज वो दिख रहे हैं कल वो नहीं दिखेंगे। तो जो हुआ है वो परमानेंट हुआ है। तो यहाँ पे इफेक्ट हमेशा क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग। और आखिरी में सबसे ज्यादा जरूरी बात जो है कि ये काम कौन कौन करवाता है इनसे, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम रिलीज करते हैं हॉर्मोन्स। वी रिलीज हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में ये सारा काम संभालने वाले हैं।
दूसरी तरफ जो दूसरा है नर्वस सिस्टम, इसमें कौन इन्वॉल्व होती है? हमारी न्यूरॉन्स। ये एक बहुत डिफरेंस बड़ा और एज वेल एज इम्पॉर्टेंट है कि एंडोक्राइन सिस्टम में एंटायर काम जो होगा वो हार्मोन्स के थ्रू होगा, एज वेल एज नर्वस सिस्टम में जो भी काम होगा वो न्यूरॉन्स के थ्रू होगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी है हमें। अब क्योंकि मेरा मेन फोकस अभी एंडोक्राइन सिस्टम है, तो अब हम जो बात करेंगे वो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जब मैं बात कर रही हूँ एंडोक्राइन सिस्टम की, सो आई एम वेरी मच श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक्सोक्राइन सिस्टम टर्म भी सुना होगा, सुन रखा होगा, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ठीक है, तो पहला तो आप डिफरेंस समझो, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस क्या होता है। देखो, यू रिमेंबर अपन ने न्यूट्रिशन पढ़ा था, तो न्यूट्रिशन में हमने स्टमक पढ़ा था यार, याद है अपन को, बड़ी मेहनत से हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड समझे थे। कुछ इस तरीके का मैंने डायग्राम से समझाया था कि आपके पास इस तरीके के पिट क्रिएट होते हैं। पिट का मतलब समझ रहे हो यार, पिट का मतलब गड्ढे, छोटे छोटे से गड्ढे क्रिएट होते हैं जिन्हें आप गैस्ट्रिक पिट बोल रहे थे। तो ये क्या था? आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड था जो कि क्या रिलीज कर रहा था? गैस्ट्रिक जूसेस। इट वॉज रिलीजिंग गैस्ट्रिक जूसेस। अब देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमेशा डक्ट होता है। अब ये डक्ट क्या होता है इसको यहीं क्लियर कर लेना, तुम कभी नहीं भूलोगे। देखो, ये रहा तुम्हारा एक एक्सोक्राइन, यही सेम जो चीज मैंने बनाई ना, इसी को मैंने जूम कर दिया। ठीक, अब इसके अंदर सेल्स होंगी, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, ये रही अंदर की सेल्स, ये अंदर की सेल्स है, ये कुछ ना कुछ बना रही है और तुमको पता है ये कौन कौन सी सेल्स है, मैंने बताया था। कोई म्यूकस सेल है, कोई पेराइटल सेल है, कोई ऑक्जेंटिक है, इस तरीके से सेल्स हैं अपने पास। ओके, अब जितनी भी सेल्स हैं सबको कुछ ना कुछ सीक्रेट करना है, तो ये अपना अपना जो भी बना रही है ना वो अपना अपना सीक्रेट करेंगी। यहाँ पे ये लो, इन सब ने अपना अपना मटेरियल जो भी बना रही है ये यहाँ सीक्रेट कर दिया। अब फाइनली जो भी सामान निकलेगा वो एक पैसेज के थ्रू निकलेगा, और वो पैसेज ये रहा, ध्यान से देखो, ये रहा वो पैसेज, और इसके थ्रू ये सारी चीज बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे सब इस तरीके से निकालेंगे। देखो, जितना भी सीक्रेशन है, जितनी भी सेल्स हैं इंटरनल साइड पे, सब कुछ कुछ रिलीज करेंगी। भाई ये भी कुछ करेगा, ये भी कुछ करेगा, ये भी कुछ करेगा, और सब कुछ कलेक्ट होके फाइनली एक पैसेज से निकलेगा। इसको तुम एग्जैक्टली ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे हम सब हैं, है ना, अपन सबका मतलब अपना घर है, हम सारे के सारे अंदर अपने अपने कमरों में रहते हैं। जैसे मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ इसको, लेट्स सपोज ये तुम्हारा घर है, आलीशान घर। ठीक, यहीं पे तुम एक जगह पे, मतलब ये तो बहुत ही गंदा डायग्राम हो गया, जस्ट इमेजिन ये आपका घर का गेट है ना। तो तुम जिस भी कमरे में रहते हो, अगर आप इस कमरे में रहते हो, आप इस कमरे में रहते हो, जिस भी कमरे में रहते हो, फाइनली निकलोगे तो सही वहां से, और निकल के एक बड़े से गेट से बाहर जाओगे। यही होता है अपन सबके घर पे मेन गेट होता है ना। ऐसा सेम सिस्टम तुम इमेजिन कर लो जो मैंने अभी बताया, कि यहाँ पे जो सेल्स हैं लाइक दिस, ये जो सेल्स है इसका एक पार्ट जो मैंने जूम किया, इसके अंदर की जितनी भी सेल्स हैं वो फाइनली अपना सीक्रेशन इस जगह से निकालेंगी। तो ये जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ना, ये क्या है? बेसिकली ये एक पैसेज की तरह कर रहा है, ये तुम्हारा घर का दरवाजा है। ठीक है, और यही पार्ट, ये जो पार्ट होता है ना, इसी को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम। दिस इज कॉल्ड एज एक्सोक्राइन सिस्टम। तो आज अपने दिमाग में बिठा लो, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में मेन डिफरेंस यही होता है कि एक्सोक्राइन की जितनी भी सेल्स कुछ कुछ सीक्रेट करती है ना, फाइनली वो बाहर एक गेट से बाहर निकलेंगी। उनका एक गेट फिक्स हो चुका है और उस गेट से ही बाहर निकलेंगी, और उस गेट को ही हम प्यार से बोलते हैं डक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, डक्ट ऐसा कुछ बहुत खतरनाक चीज नहीं होता, कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारे घर का गेट है, वैसे इन सारी सेल्स की सीक्रेशन के लिए एक गेट है, और उस गेट को ही हमने डक्ट बोल दिया। क्योंकि एक्सोक्राइन में डक्ट होते हैं तो ये डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब मैं आती हूँ एंडोक्राइन पे। अब देखो, एंडोक्राइन अपन कर रहे हैं। देखो, एंडोक्राइन का फंडा क्या है? जैसे ये है, इमेजिन करो ये कोई ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन है। कुछ भी मान लो, तुम तो इतने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ के बैठे हो। इमेजिन कर लो ये कोई सा भी ग्लैंड है, मान लेते हैं ये पिट्यूटरी है। इमेजिन कर लो ये तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में भाई ऐसा तो होगा नहीं ना कि एक ही सेल सारा धमाल कर देगी। नो, देयर विल बी ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये रही सारी की सारी सेल। अब इन सेल के पास कोई दरवाजा नहीं है। ये वो लोग हैं जो झुग्गी बस्तों में रहते हैं ना, जिनके घर कोई मेन गेट नहीं होते, बस निकल के डायरेक्ट ही निकल जाते हैं। एग्जैक्ट सेम हाल है। ये क्या होगा, ईच एंड एवरी सेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस सम सॉर्ट ऑफ हार्मोन, या जो भी सीक्रेट कर रही है, और ये सीक्रेशन कोई पैसेज नहीं मिल रहा, डायरेक्टली ब्लड में डाल देंगी। तो ये रहा आसपास जो ब्लड है, ये रहा, यहाँ आसपास ब्लड में ही डायरेक्टली अपना सामान डाल देंगी, और ब्लड इसको कैरी करके ले जाएगा। क्योंकि इनके पास कोई डक्ट नहीं है, इसलिए इनको हम बोलते हैं
डक्टलेस ग्लैंड। आई होप तुमको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है बात। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, एक्सोक्राइन की सारी सेल्स के पास एक मेन दरवाजा होगा, दिल बी अ मेन गेट, और उस मेन गेट में से सारे के सारे जो भी कंटेंट रिलीज हुआ है वो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा गैस्ट्रिक जूस के कंटेंट में, वही सेम चीज अगर मैं एंडोक्राइन में इमेजिन करूं तो यहाँ पे सारी सेल्स हैं, जैसे मैं एक सेल हूँ, ये एक सेल है, ये एक सेल है, हम सारी सेल्स मिलके अपना सीक्रेशन किसी गेट में नहीं डालेंगे, हम अपने पास में ही, ये हमारे आसपास जो पड़ा हुआ ब्लड है ना उसी में डाल देंगे। तो क्योंकि हमारे पास कोई डक्ट है ही नहीं, हमारे पास कोई मेन दरवाजा नहीं है, दैट इज वाई इनको क्या बोला जाता है, डक्टलेस ग्लैंड। क्लियर है ये डिफरेंस अपन को? तो हमारी बॉडी में मेजॉरिटी जो ग्लैंड्स होती है ना वो एक्सोक्राइन होती है, मेजॉरिटी। जैसे आपका स्वेट ग्लैंड है तो कोई सरफेस मिल रहा है ना उसमें निकल रहा है, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, सरफेस मिल रहा है उसमें निकल रहा है, फीमेल्स में मिल्क रिलीज होता है उसके लिए भी एक सरफेस मिल रहा है, डक्ट मिल रहा है उसमें से वो निकल रहा है। तो मेजॉरिटी हमारी जो बॉडी की सीक्रेशंस होती हैं मेनली एक्सोक्राइन होती है, और एंडोक्राइन सीक्रेशन ये सारी हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तुमको कॉन्सेप्ट समझ आ गया? चलो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखते हैं हमारी बॉडी में हमें कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ना है। तो देखो, पहला एंडोक्राइन ग्लैंड तो है हाइपोथैलेमस। देखो शुरू आप यहीं से करोगे। पहला आप अपना हेड का पार्ट बात करो, यानी कि दिमाग का। तो दिमाग का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, उसी स्ट्रक्चर में तुम्हारे पास एक आता है हाइपोथैलेमस, वहीं पे आ जाता है तुम्हारा एक हाइपोथैलेमस। पहला तो वहीं हो गया। हाइपोथैलेमस तुम इमेजिन करो, ये वो बॉस है जो दिखता नहीं पर संभालता सब कुछ यही है। कैसे, वो मैं तुमको बताऊंगी। अभी जस्ट इमेजिन कर लो कि हाइपोथैलेमस क्या है, बिग बॉस। वैसे मैं बिग बॉस देखती नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा ही पता है, कुछ ऐसा होता है कि कोई कुछ बोलता रहता है, वहां पे कोई बिग बॉस जैसा कुछ कैरेक्टर होता है जो सबको बस देखता रहता है। ठीक है, वो दिखता नहीं है बट वही सब कुछ संभाल रहा है, ऐसा शायद कुछ है, बट आई एम नॉट श्योर। सो ऐसा ही सेम काम हाइपोथैलेमस का है। हाइपोथैलेमस इनडायरेक्टली सबको संभाल रहा है, यानी कि मेन बिग बॉस हाइपोथैलेमस है, बट हमारे अकॉर्डिंग हम जिसको बॉस मानते हैं वो कौन है, नेक्स्ट पिट्यूटरी। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। इसको हम बोलते हैं कि भाई यही है हमारा बॉस। तो ठीक, तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पिट्यूटरी, और इसी के बाजू में एक और है जिसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। ये देखो, तो आपके सिर के पार्ट में, यानी कि इस रेंज में, वो भी इस रेंज में, आपके पास 3 एंडोक्राइन ग्लैंड आए। पहला हाइपोथैलेमस, जो उसके जस्ट नीचे पिट्यूटरी, और बगल में पीनियल। 3 याद हो गए तुमको? चलो अब आगे चलते हैं। ये कंप्लीट हुआ हमारा ये वाला पार्ट। अब आ जाओ इस वाले पार्ट पे, अपनी गर्दन पे आ जाओ। इस वाले पार्ट में आपको 2 ग्लैंड्स मिलने वाले। पहले ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड, दूसरे का नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। बड़े भाई का नाम थायराइड है जो कि आगे की तरफ है, छोटे भाई का नाम पैराथायराइड है जो कि उसके जस्ट पीछे की तरफ है। ठीक है, तो इस एरिया में अगेन आपने इधर तो आपने पढ़ लिए 3, इधर आपने पढ़ लिए 2। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे आओ, थोड़ा और नीचे। अब मैं कहाँ आ चुकी हूँ, इस एरिया में। ये देखो, पहला एरिया ये था मेरा इतना, फिर उसके बाद मेरा नेक एरिया था, एंड फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ इस एरिया में जहां पे सिचुएटेड होते हैं आपके लंग्स। तो ये रहे मेरे लंग्स, और यहीं कहीं मेरा हार्ट भी होगा, ऐसे बना देती हूँ मैं हार्ट। इस स्पेस में, इसी स्पेस में एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम प्यार से बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। ये देखो मार्क हो रहा है, इसी स्पेस में छोटा सा मार्क हो रहा है जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। तो इस बीच के स्पेस में तुमको एक और ग्लैंड मिल गया। चलो भाई, एक और हो गया। तो अभी तक अपन काफी ग्लैंड के नाम देख चुके हैं, 3, 2, 1। ओके, चलो आगे चलो। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाले का मतलब है मैं इस रीजन में आ चुकी हूँ, ये वाले रीजन में। इस रीजन में तो दमादम अब ग्लैंड्स आने वाले। पहले देखो, अपन ने जब अपना सिस्टम पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमने पढ़ा था स्टमक के जस्ट नीचे आपका कौन सा स्टार्ट हो रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन। वही इमेजिन करो, ये रहा आपका स्टमक। ठीक, और यहीं से अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही थी। इनके बीच की कॉन्कैविटी में क्या आ रहा था, पेनक्रियास। एंड पेनक्रियास क्या है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, ये दोनों ही है। ये तो और ही मतलब बाजीगर है, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड बनना भी आता है, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बनना भी आता है। तो यहाँ पर एक आ गया, ये रहा पेनक्रियास। ओके, फिर आ जाओ आप पीछे की साइड। हमने कल ही पढ़ी थी किडनीज, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था। तो पीछे की साइड क्या थी, किडनी, और किडनी के ऊपर ऐसे क्राउन की तरह लटका हुआ था अपना एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी और किडनी के सिर का ताज एड्रिनल ग्लैंड। सो एड्रिनल ग्लैंड भी क्या है, ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये देखो पेनक्रियास, और ये रहा एड्रिनल ग्लैंड।
क्लियर है? तो अभी तक आप बहुत सारे देख चुके हो और बस अब फाइनल 2 देखने बाकी हैं। वो क्या है? यहाँ आ जाओ नीचे, ये आ जाओ बिल्कुल नीचे। इस बिल्कुल नीचे के पार्ट में मेल और फीमेल दोनों के पास एक एक ग्लैंड है। अगर मैं मेल की बात करूं तो उसके पास टेस्टिस होंगे, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल तो फीमेल के पास ओवरी होगी। बस खत्म। यही सारे ग्लैंड्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अगर मैं क्विकली बोलूं नाम, तो पहला है हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस का जस्ट नीचे पिट्यूटरी, बगल में पीनियल। खत्म। अब आ जाओ आप इस रीजन पे, इधर कौन है? थायराइड, उसके जस्ट पीछे पैराथायराइड। फिर आ जाओ इस एरिया में, इधर के एरिया में क्या है? थाइमस। चलो खत्म। फिर आ जाओ इस एरिया में, ये वाले एरिया में, दिस रीजन इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल एरिया। और एब्डोमिनल एरिया में आपको आगे की तरफ पेनक्रियाज मिलेंगे और पीछे की तरफ थोड़ा ऊपर आपको मिलेंगे एड्रिनल ग्लैंड, जो कि क्या है? किडनी के सर का ताज। फिर आ जाओ अपन नीचे की तरफ, यानी कि बिल्कुल अपन लोअर एरिया में आ चुके, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक एरिया। इस पेल्विक एरिया में अगर कोई बंदा मेल है तो उसके पास टेस्टिस होंगे, एंड अगर वो फीमेल है तो उसके पास ओवरीज होंगी। ठीक है, इन्हीं सबको अब हमें एक एक करके स्टार्ट करना है। चलो पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो बातें मैंने अभी बोली ना, एग्जैक्टली सेम चीजें यहाँ पर भी लिख रही हैं। देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले से। ये देखो, पहला वही पीनियल ऊपर की तरफ, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ये तीनों। फिर उसके बाद थायराइड, पैराथायराइड, ये अभी हमने देख ही लिया। देन थाइमस। उसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स मत पढ़ो, तुम सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड बोलो। एंड देन उसके बाद पेनक्रियास, एंड देन टेस्टिस एंड ओवरी। यहाँ पे किडनी मार्क हो रहा है। किडनी मार्क क्यों हो रहा है? इसका रीजन है, तुम याद करो, तुम मेरे साथ पढ़ चुके हो, किडनी रेनिन बनाती है, पढ़ चुके हैं ना अपन। तो एक तरीके का वो भी हार्मोन की तरह ही है, इसलिए किडनी को भी हम कुछ कुछ पार्ट में एंडोक्राइन में पढ़ते हैं। बट अभी आपको किडनी नहीं पढ़ना, अभी भूल जाओ किडनी, जो मैंने बताया उतना ही पढ़ना है। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ सी, स्टार्ट करते हैं हम पहले से, दैट इज हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस को अगर तुम ध्यान से देखोगे, जब मेरे साथ ब्रेन पढ़ोगे ना, तो आपको हाइपोथैलेमस वहां पे भी पढ़ना है। ये रहा वो स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो। सिर्फ इस एरिया पे जूम करना जहां पे मैं मार्क कर रही हूँ, यानी कि ये इस एरिया में से ये ऊपर वाला एरिया जो है ना, दिस ऊपर वाला एरिया इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। और उसके नीचे दिख रहा है तुम्हें, ये है अपना पिट्यूटरी, दिस इज कॉल्ड एज पिट्यूटरी। तो आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो? बेसिकली आप हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ रहे हो, बट क्योंकि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ही पिट्यूटरी है, तो वो एक साथ ही आ जाता है, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का है। ये ऊपर वाला पोर्शन हाइपोथैलेमस, नीचे वाला पोर्शन पिट्यूटरी। ठीक, अब हाइपोथैलेमस क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ये असली में बिग बॉस है। बिग बॉस है इसका मतलब ये सब कुछ संभालता तो यही है, बट असली में तुमको ये नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इसने क्या कर रखा है, इस एकदम ऐसे आप एक कंपनी इमेजिन करो, एक मेन कंपनी है, जैसे कि सपोज करो गूगल की बात कर लें। तो भाई जो गूगल का मेन बंदा है, जिसने गूगल बनाया है, तो वो क्या हर एम्प्लॉय से जाके बात करता है, ओह तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, ओह तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, ऐसे तो नहीं पूछता ना। उसने प्रॉपरली नीचे अपने हेड बना रखे हैं, जो जाके पूछते होंगे कि भाई तेरा काम कैसा चल रहा है। तो असली में इमेजिन करो ये गूगल है, ये गूगल का कोई हेड है, तो वो थोड़ी ना सबसे जाके मिलेगा, तो असली हेड तो वही हुआ। तो ये सिर्फ उनसे बात करेगा जो इसके नीचे वाले लोग हैं, और ये बाकी सबको संभालेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन ऐसे ले सकते हैं, जैसे इफ यू टॉक अबाउट मोशन की अगर हम बात करें, तो मोशन में अगर हमारे हेड एनवी सर है, तो एनवी सर आके थोड़ी ना हमसे पूछेंगे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। नो, उन्होंने सबको अपॉइंट कर रखा है, और जिन जिन को अपॉइंट कर रखा है उन्हें हमें रिपोर्ट करना है। तो एग्जैक्टली उसी तरीके का जो हेड है वो है हाइपोथैलेमस, यानी कि मेन हेड तो हाइपोथैलेमस ही है, बाकी सब उसके नीचे हैं। और हाइपोथैलेमस किसको संभालता है? पिट्यूटरी को। चलो अब देखो कैसे। देखो हाइपोथैलेमस के मल्टीपल काम है, बट क्योंकि अपन सिर्फ अभी एंडोक्राइन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ती हूँ। हाइपोथैलेमस किसको संभालेगा? पिट्यूटरी को संभालेगा। अब पिट्यूटरी को कैसे संभालता है? भाई पिट्यूटरी के तो 2 रीजन है, तो हाइपोथैलेमस 2 तरीके से संभालता है। देखो ये रहा हाइपोथैलेमस, ये रहा पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस इसको संभालने के लिए कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, और वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रिलीजिंग हार्मोन्स, और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। देखो भाई इसका सिंपल सा फंडा क्या है, मैं हूं हाइपोथैलेमस, ठीक है, तुम हो पिट्यूटरी,
इमेजिन कर लो तुम लोग पिट्यूटरी हो, मैं हाइपोथैलेमस हूँ, तुम्हारे अंडर मैंने बाकी सारी बॉडी दे दी, अब तुम ही हो पिट्यूटरी और तुम संभालोगे सबको, थायराइड को भी तुम संभालोगे, देन सपोज एड्रिनल ग्लैंड को भी तुम ही संभाल रहे हो, तुम ही ओवरी को संभाल रहे हो, तुम ही टेस्टिस को संभाल रहे हो, यानी कि तुम संभाल रहे हो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब मुझे तुमसे डील करना है, मुझे सिर्फ तुमसे डील करना है, मुझे बाकी किसी से डील नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुम सबसे डील करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? अब आओ, मैं चाहती हूं कि तुम कुछ काम कराना शुरू कर दो। ऑब्वियसली बात है, तुम पिट्यूटरी हो तो तुम मेरी बात सुनोगे, तो मैं चाहती हूं कि तुम किसी से काम कराना शुरू कर दो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं चाहती हूं कि तुम थायराइड ग्लैंड से काम कराना शुरू कर दो। इस कंडीशन में मैं तुमको भेजूंगी रिलीजिंग हार्मोन्स। क्या भेजूंगी मैं तुमको? रिलीजिंग हार्मोन। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बोल रही हूँ कि बेटा काम कराना शुरू कर दे, थायराइड से काम कराना शुरू करो, चलो आगे बढ़ो, काम कराओ। तो इसका मतलब मैंने क्या किया? मैंने तुमको एक ऑर्डर दिया। किसकी फॉर्म में दिया? रिलीजिंग हार्मोन की फॉर्म में। सो हाइपोथैलेमस दो टाइप के फैक्टर्स रिलीज करता है। अगर ये चाहता है पिट्यूटरी काम करे तो ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है। पिट्यूटरी देखता ही रहता है। पिट्यूटरी का मतलब एकदम से वही है कि यार देखता है बस हाइपोथैलेमस मुझे कब कुछ ऑर्डर दे। सो जैसे ही ऑर्डर आता है पिट्यूटरी एकदम रेडी हो जाता है और पिट्यूटरी बाकियों को ऑर्डर देना शुरू कर देता है। अब हाइपोथैलेमस, बीइंग हाइपोथैलेमस, मैं चाहती हूँ कि नहीं यार अब ये काम रोक दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, काम रोक दो। तो मैं क्या करूंगी? मैं पिट्यूटरी से बोलूंगी भाई रुक जा, भाई रुक जा, भाई रुक जा। तो ऐसे बोलता थोड़ी यार हाइपोथैलेमस भाई रुक जा। उसकी जगह वो क्या रिलीज करना शुरू कर देता है? इनिबिटिंग हार्मोन। और इनिबिटिंग हार्मोन क्या करेंगे? पिट्यूटरी को जाके समझा देंगे कि बेटा ये काम रोक दो, बंद कर दो इस काम को अभी। तो पिट्यूटरी समझ जाएगा कि मेरा बॉस चाहता है ये काम खत्म हो जाए, तो वो बाकी सबको ऑर्डर दे देता है कि बेटा काम बंद कर दो, हार्मोन रिलीज करना बंद कर दो। समझ आया तुमको? सो हाइपोथैलेमस क्या है? पिट्यूटरी से डील करता है। पिट्यूटरी क्या कर रहा है? बेसिकली हाइपोथैलेमस के ऑर्डर सुन रहा है। हाइपोथैलेमस को जब पिट्यूटरी से काम कराना है तो क्या करवाएगा? रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। अगर वो चाहता है पिट्यूटरी जो काम कर रहा है वो खत्म हो जाए, रुक जाए, तो वो क्या रिलीज करना शुरू कर देगा? इनिबिटिंग हार्मोन। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बहुत ईजी तरीके से समझाया मैंने और तुम्हें समझ भी आ चुका है। अब देखो ये कैसे भेदभाव करता है। देखो भाई सिंपल सी बात है, हाइपोथैलेमस का बर्ताव पूरी पिट्यूटरी के साथ एक जैसा नहीं है। ये देखो तुम कैसा भेदभाव करता है, सुनना। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये रहा हाइपोथैलेमस, ये रहा आपका पिट्यूटरी। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो पिट्यूटरी के तुम्हें दो सेक्शंस दिख रहे हैं, ऐसे ही दिख रहा है ना। एक आपको कुछ यूं आता हुआ दिख रहा है और एक आपको कुछ यूं दिख रहा है। देखो कितना इंटेलिजेंट है हमारा बोर्ड, अपने आप कलर चेंज कर लेता है। तो ये है हमारा पोस्टीरियर, ये है हमारा एंटीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ। जो आगे की तरफ होता है वो एंटीरियर है, जो थोड़ा पीछे की तरफ होता है वो पोस्टीरियर। और कितना सिंपल याद करना। देखो पता है बायो में अगर तुम्हें वर्ड का मतलब पता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, तुम्हें बहुत कुछ पता है। देखो एंटीरियर, ए से आगे, ए से एंटीरियर, हो गया, याद हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखो, पी से पीछे, पी से पोस्टीरियर। सो आगे की तरफ तुमको क्या दिखेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। पीछे की तरफ तुमको क्या दिखेगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर है? अब देखो ये जो सिस्टम है, ये जो एंटीरियर और पोस्टीरियर है, हाइपोथैलेमस का इन दोनों की तरफ बर्ताव बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे? ध्यान से सुनना। जब आप पिट्यूटरी को देख रहे हो तो ये वाला पोर्शन मैंने क्या बोला था? पोस्टीरियर। और इसके आगे की तरफ यूं करके जो है वो क्या है? एंटीरियर। अब देखो एंटीरियर जो है, एंटीरियर क्या है ना, बीच में थोड़ा सा मिडिल सा पोर्शन भी आता है। तो योर एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको प्यार से लोग एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस। अब 2-3 बच्चों की तो धड़कनें ही अप एंड डाउन हो जाएंगी। एडिनो हाइपोफाइसिस याद करना है क्या? नहीं बेटा, याद नहीं करना, पर तुमको पता होना चाहिए कि एंटीरियर को ही एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। अगर कहीं वर्ड लिखा आ जाए सो बहुत सारी बातें ना याद नहीं करनी होती। एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपसे क्यों कहा जाता है कि जब भी किसी ओलंपियाड के लिए पढ़ो सारा पढ़ लिया करो, एक बार पढ़ ही लो। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जरा सा पढ़ा हुआ होता है ना, वो भी आपके दिमाग को याद रह जाता है और आप उसको इजीली कर पाते हो। तो अगर तुमने सुन लिया वर्ड कि एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, तो कभी क्वेश्चन में आ भी जाए तो तुम डरोगे नहीं एकदम से, ठीक है। और जो पोस्टीरियर है, जो पीछे की तरफ है, ये रहा जो पोस्टीरियर है, इसको प्यार से लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस। आई नो वर्ड्स बड़े डरावने हैं, बट तुमको सिर्फ सुन के थोड़ा सा याद रखना है कि अच्छा एंटीरियर को क्या बोलते हैं?
एडिनोहाइपोफाइसिस, याद करने का तरीका ए से एंटीरियर, ए से एडिनोहाइपोफाइसिस, पीछे वाला जो है वो क्या है, पी से पोस्टीरियर, इसका नहीं बैठा, इसको याद कर लो तुम, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक, अब आगे वाले में क्या होता है, दो लोब्स आते हैं, दो लोब्स आते हैं, क्या क्या आते हैं, एक तो ये एंटीरियर वाला प्लस एक मिडिल वाला, एक एंटीरियर वाला, एक बीच में मिडिल वाला, और इधर आता है ये पीछे वाला। तो असली में अगर मैं बात करूं तो मैं इसको 3 लोब्स में डिवाइड कर सकती हूँ। कैसे, ध्यान से देखो, 3 वर्ड में याद यूज करने वाली हूँ, प्लीज कतई मत घबराना इन वर्ड से, तुम्हें बस सुनना है, ध्यान से सुनो। पिट्यूटरी को मैंने डिवाइड किया 2 में, एक को मैंने बोला एडिनोहाइपोफाइसिस, एक को मैंने बोला न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर है? अब आगे देखो, एडिनो में तुम्हें याद है ना, 2 से 2 पार्ट आ रहे थे, तो 2 पार्ट को प्लीज कतई मत घबराना, प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इन दोनों टर्म से डरेंगे नहीं, बस सुन के थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। एक को हम बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, एक को हम क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस, और इसके जस्ट पीछे जो छोटा सा था ना उसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया। ठीक है, और वो जो इधर की साइड आता है इस वाले को हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा। अब आई एम श्योर इससे पहले आप पूछो कि ये याद करना है क्या, तो नहीं, आपको याद नहीं करना, बस नाम पता होने चाहिए कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है आपका ये वाला एरिया, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये वाला जो एरिया है ना, दिस एरिया, ब्लैक कलर लेते हैं, ये वाला, मैं सिर्फ इस एरिया की बात कर रही हूँ अभी। ओके, दिस इज योर एडिनोहाइपोफाइसिस। इस एडिनोहाइपोफाइसिस में ना छोटा सा आ जाता है आपका ये मिडिल वाला लोब, तो ये सेपरेट ना करके जिस भी बंदे ने क्लासिफिकेशन किया उसने बोला भाई इसका नाम रख दो पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, और इधर बीच वाला ये जो छोटू सा है ना, इसका नाम रख दो पार्स इंटरमीडिया, इंटरमीडिया में इंटर वर्ड आ रहा है बीच में, सो इंटरमीडिया। और ये जो पीछे वाला बड़ा सारा है ना, इसका पोस्टीरियर भी नाम रख दो, प्लस इसके अंदर जो मैं जिस पार्ट की बात करूं, इस पार्ट को नाम रख दो पार्स नर्वोसा। अब क्लियर है तुमको, याद नहीं करना, बट अब पिक्चर क्लियर है कि अगर ये वर्ड्स आ जाएं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, और हम यहाँ बात कर रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। क्लियर है बच्चों? वापस सुन लो एक बार, ये रहा पिट्यूटरी एंटीरियर, ये रहा पोस्टीरियर। एंटीरियर को हम प्यार से क्या बोल देते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, उसमें 2 पोर्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है पार्स डिस्टेलिस जो आगे वाला है, और एक आ रहा है पीछे जो यानी कि असली में बीच में है, दिस सेंट्रल वाला, इसको हम बोल देते हैं पार्स इंटरमीडिया, इंटर में, बीच में। फिर आप आ जाओ पीछे की तरफ, पोस्टीरियर को प्यार से न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, प्लस इसमें ही जो वर्किंग सेक्शन है उसको हम क्या बोल देते हैं, पार्स नर्वोसा। क्लियर है? वर्ड्स क्लियर है? अब आ जाओ हम आगे की बात करते हैं। चलो, अब हमें देखना है एक एक करके। तो देखो, मैंने तुम्हें अभी बता दिया काफ़ी सारी चीज़ें हैं अपने पास, तो आपके पास मेनली 3 सेक्शंस आ रहे हैं। मेन अगर मैं बात करूं, एक आ रहा है पार्स डिस्टेलिस, एक आ रहा है इंटरमीडिया, और एक आ रहा है नर्वोसा। मैंने अब तीनों को एक साथ ही लिख दिया। देखो, मेन जो है ना डिस्टेलिस बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है भर भर के। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ना वो भर भर के हार्मोन रिलीज करता है, भर भर के मल्टीपल हार्मोन। ओके, और ये जो है ना पीछे वाला पोस्टीरियर, ये कुछ ही जरा से हार्मोन रिलीज करता है, 2 गिन के 2, ओनली 2। अब फिर भी देखना ये कितना लाड़का है। हाइपोथैलेमस एंटीरियर और पोस्टीरियर में बहुत भेदभाव करता है, समझ लो यार, होता है ऐसे, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी जगह होती है, तुम भी ऐसा फील करते होंगे ना कि यार मेरी मैम ना इसको तो ज़्यादा ध्यान देती है, मेरे को कम ध्यान देती है। ऐसा मल्टीपल बार होता है, एज वेल एज इससे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो ऐसा करते हैं, कुछ बच्चों पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं, कुछ पे ध्यान ही नहीं दे रहे, ऐसा होता है ना। सो एग्जैक्टली हाइपोथैलेमस उसी टाइप का बॉस है जो एक से तो बहुत ही प्यार करता है और एक से बहुत ही भेदभाव करता है। कैसे, देखो, ये है हाइपोथैलेमस, इसको अपन ने बॉस बना दिया, पता नहीं ये तो मछुआरा लग रहा है, बट ये है हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस को एक तो संभालना है एंटीरियर पिट्यूटरी, और एक इसी बंदे को संभालना है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये ही 2 चीजें संभालनी है इसको। एंटीरियर के साथ तो ये बहुत ही भेदभाव करता है, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत भेदभाव करता है। देखो कैसे, एंटीरियर से इसको जब भी काम करवाना होता है ना तो इसको क्या भेजता है, रिलीजिंग हॉर्मोन्स, यानी कि बॉस हो रहा है, ये तो फुल बॉस बना पड़ा है इसका कि बेटा एंटीरियर काम करना शुरू कर दे, रिलीजिंग हार्मोन आते।
ठीक है। और जब इसको लगता है यार ये एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत देर से काम कर रहा है, बस बस बहुत हो गया ना, बहुत हो गया, तो ये इसको कौन सा वाला भेज देता है, इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हो गया इसका इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। पर ये पोस्टीरियर से तो बहुत ही प्यार करता है, मतलब तुम समझ लो इसको भयंकर वाला लगाव है पोस्टीरियर, पागल है ये पोस्टीरियर के पीछे, क्या पता। इमेजिन कर लेते हैं ये है अपनी पोस्टीरियर, ये होगा सुंदर पोस्टीरियर, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, ये है अपना पोस्टीरियर, ठीक। तो ये इसको तो बिल्कुल ही मतलब ना बहुत ज्यादा ही लीनियंसी दे रखी है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस कहता है बेटी मुन्नी, मतलब बेटी होगी इसकी, सो बेटा तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सारा काम मैं ही कर दूंगा। कैसे? हाइपोथैलेमस को जो भी पोस्टीरियर से हार्मोन निकलवाने होते हैं ना, असली में हाइपोथैलेमस इतना मेहरबान है पोस्टीरियर पे कि उसके हार्मोन भी खुद ही बना देता है। समझ रहे हो तुम? यानी कि मेरे पीछे को मतलब मैं हूँ, ठीक है। सपोज करो मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार कर रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि बेटा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारा पेपर ही मैं दे आऊंगी, पर नाम तुम्हारा आएगा। समझ रहे हो? ऐसा ही कुछ हुआ कि मुझे एकदम से तुमसे इतना प्यार हो गया कि तुम्हारा पेपर तो मैं देकर आऊंगी, पर अगर डेफिनेटली पेपर अच्छा जाएगा तो पेपर अच्छा जाएगा तो नाम तुम्हारा आएगा। इतना प्यार करता है हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर से। कुछ इसी तरीके से क्या होता है, पोस्टीरियर को दो हार्मोन बनाने, ओनली गिन के दो हार्मोन, कौन कौन से देखो। एक तो ये बनाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा ये बनाएगा एडीएच। याद करो अपन पढ़ चुके हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन पढ़ चुके हैं ना अपन। सो ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच ये दो हार्मोन है जो तुम्हारा पोस्टीरियर पार्ट को रिलीज करना है, बट असली में बनाता कौन है इनको, हाइपोथैलेमस। ये बात फिट कर लो दिमाग में। हाइपोथैलेमस रियलिटी में इन दोनों हार्मोन्स को बनाता है एंड रिलीज कौन करता है, पोस्टीरियर। तो नाम किसका होगा, पोस्टीरियर का, पर काम किसका है, हाइपोथैलेमस का। ऑन द अदर हैंड तुम देख रहे हो इसके साथ, बेचारे के साथ कितना गंदा बर्ताव है। इसका काम तो कुछ करता नहीं, उल्टा इसको ऑर्डर मारता रहता है, चल रिलीज करना शुरू कर, चल इनहिबिट कर, अब बस बंद कर। तो इतना भेदभाव है हाइपोथैलेमस का इन दोनों को लेकर। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखना क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे लिखा हुआ है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। देखो ध्यान से देखना, ये स्टार्ट हुआ, इसमें से आपको एक पूरा कैपिलरी नेटवर्क दिख रहा है, मतलब आर्टरीज, वेन, ब्लड वेसल नेटवर्क दिख रहा है। ये देखो वापस से निकला, ये निकल गया। असली में क्या होता है, जब हाइपोथैलेमस को आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को संभालना है तो उसके लिए स्पेशली उसके पास ये सिस्टम है, ये देख रहे हो, स्पेशली उसके पास ये सिस्टम है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। जितने बच्चे काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि हमारे पास ऐसे दो सिस्टम होते हैं, या दो पोर्टल सिस्टम है हमारे पास। पोर्टल सिस्टम क्या होता है वो तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद कर लो कि हमारे ह्यूमंस के अंदर ऐसे दो पोर्टल सिस्टम होते हैं, जिनमें से एक का नाम है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जो कि हाइपोथैलेमस को आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट कर रहा है। समझ गए तुम ये बात? अब ध्यान से देखो क्या होता है असली में। हाइपोथैलेमस को एंटीरियर को ऑर्डर देना है, यानी कि अगर वो चाहता है रिलीज करना तो भी उसको एक पैसेज चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया हार्मोन्स के पास डक्ट तो है नहीं, तो उन्हें तो ब्लड में ही डालना पड़ेगा। तो जैसे ये है आपका हाइपोथैलेमस, इसकी ये सेल्स बना रही हैं, क्या बना रही हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए रिलीजिंग हार्मोन बना रही है, ये बनाया इसने रिलीजिंग, तो ये तो ब्लड में ही डालेगा ना। तो असली में यहाँ से इस एरिया तक ले जाने के लिए ये प्रॉपर जो तुमको दिख रही है ना ब्लड वेसल्स, वो होंगी जिसको यहाँ पे लेकर आएंगी। समझ गए तुम बात? मैं हूँ हाइपोथैलेमस, मुझे तुम तक हार्मोन भेजना है, मेरे पास एक ही तरीका है, वो है ब्लड। तो हम दोनों के बीच में क्या डेवलप कर लें, हम ब्लड वेसल डेवलप कर लें, ताकि मैं डायरेक्टली अपना जो भी माल है वो मैं ब्लड में डाल दूंगी और ब्लड तुम्हारे तक लेकर आ जाएगा उसको। सिंपल एज इजी, मतलब इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है? ठीक है, तो ये जो सिस्टम है इसी को बोल देते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब आगे देखो, अब हम आ रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस पे। एडिनो हाइपोफाइसिस में आपको पता है दो पार्ट्स आ रहे हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, दो आ रहे हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, जो कि मैंने आपको बताया था। देखो अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि नोट्स बनाने हैं क्या, नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आप टेंशन मत लो, नोट्स क्विकली बनने चाहिए, फटाफट फटाफट जो तुमको समझ आ रहा है वो तुम लिखते जाओ और फटाफट नोट करते जाओ। ठीक है, सो यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी कितने हार्मोन रिलीज करेगा देखना, नाम सुनना उन सारे हार्मोन का। इस हार्मोन्स को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है, मैं ऐसे याद करती हूँ, ग्रेट पीपल टॉक अबाउट
लव एंड फॉरगिवनेस। ये मेरी खुद की ही है ना, तो ऐसा मैंने कहीं से चुराया नहीं है इसको, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, ग्रेट पीपल टॉक अबाउट लव एंड फॉरगिवनेस। देखो इसका मतलब क्या है, क्या सोच के बनाया गया है। महान लोग हमेशा किसकी बात करते हैं कि आप सबसे प्यार करो, सब यही बोलते हैं ना कि भाई दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबसे तुम प्यार करो, चाहे वो गाय हो चाहे कुत्ता हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, और हमेशा सबको माफ़ करते हुए चलो, ये बातें करते हैं महान लोग, है ना। तो उन्हीं महान लोगों में से के बारे में सोचते हुए मैंने लाइन सोची थी, ग्रेट पीपल टॉक अबाउट लव एंड फॉरगिवनेस। समझ गए तुम मेरी भावना, समझ गए कितना ज़्यादा मेहनत से मैंने ऐसा सोचा। अब आगे देखो, जी से आएगा ग्रोथ हार्मोन। पहला हार्मोन आया तुम्हारा जी से, जिसको हम प्यार से बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, या तुम्हें बुक में मिल सकता है जीएच, जीएच के नाम से भी मिल सकता है। तो पहला हार्मोन अपन जो पढ़ रहे हैं दैट इज ग्रोथ हार्मोन। फिर नेक्स्ट आता है पीपल के पी से आता है प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्या आता है, प्रोलैक्टिन। ठीक, आगे चलो, नेक्स्ट आओ तीसरे पे, टॉक, टी से आता है टीएसएच। टीएसएच के लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, रुको। टीएसएच के लिए आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ऐसा तो पता नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये हार्मोन्स याद नहीं होंगे, सबने इतना तो पढ़ ही रखा होगा, है ना। तो जी से क्या बन गया, ग्रोथ हार्मोन, पी से क्या बन गया, प्रोलैक्टिन, फिर टी से क्या बन गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम प्यार से बोलते हैं टीएसएच। टीएसएच, आगे चलो, नेक्स्ट आ जाओ ए से, अबाउट से, अबाउट का ए लो, एसीटीएच। क्या बनता है अबाउट से, एसीटीएच, और एसीटीएच को लोग प्यार से इसकी फुल फॉर्म बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिक हार्मोन। आई नो कुछ बच्चों को ये याद नहीं हो पाते होंगे, बट बेटा ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इन हार्मोन्स के नाम याद करने में। ट्रस्ट मी, 2-3 बार तो मेरी ये ट्रिक बोलो, और ट्रिक बोल के फटाफट ट्रिक लिख कर उसके सामने हार्मोन्स लिखने की कोशिश करो। आई अश्योर यू तुमको ये हार्मोन्स याद हो जाएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लव। लव का आप एल ले लो, और एल से आपका बनता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको प्यार से लोग सब लोग बोलते हैं एलएच। ओके, और फिर आ जाओ आप एंड से जोड़ने के लिए है, ठीक। फिर आ जाओ डायरेक्टली फॉरगिवनेस के एफ से। एफ से आता है आपका हार्मोन एफएसएच, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी हार्मोन के नाम से ही डर लग रहा है, तो डरने की कोई बात नहीं, हम एक एक हार्मोन को ध्यान से देखेंगे, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो पहले जो हमें स्टार्ट करने हैं ना हार्मोन, उससे पहले एक बार इस डायग्राम को देख लो। देखो ये रही वो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स हैं न्यूरोसिक्रीटरी, सिक्रीटरी का मतलब कुछ सिक्रीट करने वाली। सो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हैं, वो ये हार्मोन्स बनाएंगी। देखो यहाँ से बना के उन्होंने इस सिस्टम में डाला, और ये देख लो ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ये सिस्टम से ही ये हार्मोन जाता 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 कहाँ पहुँच गया, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में। एक बार फिर देखो, ये रही आपकी न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, इन्होंने ये हार्मोन बनाए, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, जो भी इनको बनाना है, ये बना के उन्होंने ये ब्लड में डाल दिया, और ये ब्लड यहाँ से फ्लो कर ही रहा है, यहाँ से जाता 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 हार्मोन जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ये पहुँच गया आपके कहाँ पे, ये देखो एंटीरियर एरिया में। क्लियर है, इस तरीके से हाइपोथैलेमस आपके एंटीरियर एरिया को संभाल लेता है। क्लियर है, चलो अब आते हैं आगे। तो अपना पहला हार्मोन जो अपन देख रहे हैं वो कौन सा है, पहला हम देख रहे हैं ग्रोथ हार्मोन। कौन रिलीज कर रहा है तुम्हें से पता है, पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है। और ग्रोथ हार्मोन नाम से ही बता रहा है भाई मैं ग्रोथ करवाता हूँ, देखो नाम से पता चलता है ना, ग्रोथ हार्मोन यानी कि क्या करवाता है, बॉडी की ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है। अब बॉडी की ग्रोथ क्या होती है यार, देखो आप जब हुए थे तो बहुत छोटे से थे, फिर धीरे धीरे बड़े होने स्टार्ट हुए, धीरे धीरे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और मतलब अब बढ़ रहे हो, अभी भी बढ़ ही रहे हो आप तो, ठीक। सो ग्रोथ हार्मोन आपकी मेनली हाइट पे ध्यान देता है, समझ आई, आपकी जो हाइट है इट इज रेगुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन। ओके,
जिसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जितना बनता है, जैसे सब, मैं बार बार क्यों लिख रही हूँ ग्रोथ हार्मोन, रुको एक मिनट। जैसे आपकी बॉडी है, ठीक है, जितना ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी बनाएगी उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट इंक्रीज होगी। तो डेफिनेटली ग्रोथ हार्मोन इज गोइंग टू डिसाइड योर हाइट। अब कैसे डिसाइड करेगा ये कैसे हाइट डिसाइड करने लग गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो जैसे सपोज करो ग्रोइंग एज में जब हाइट बढ़ रही होती है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें करवाता है जिससे आपकी हाइट बढ़ती है। कैसे, ध्यान से सुनो। पहली बात तो क्या करेगा, देखो आपकी जब हाइट बढ़नी है तो डेफिनेटली आपकी स्केलेटल सिस्टम यानी कि बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ होनी है। तो पहली क्या करवाता है ये, बोन्स एंड मसल्स की ग्रोथ। पहली चीज क्या करेगा ये, आपकी बोन्स एंड मसल की ग्रोथ। तो भाई सिंपल बात है ना, तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो हाइट में सबसे पहला तो आपका मेन बॉडी का सिस्टम, मतलब सिस्टम का मतलब स्केलेटल सिस्टम बढ़ना जरूरी है ना, तो बोन्स और मसल्स को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट बात, ये आपकी सेल्स, जो भी बॉडी की सेल्स है ना, उनमें फटाफट मेटाबॉलिज्म करवाता जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से प्रोटीन यूटिलाइज हो। तो प्रोटीन यूटिलाइजेशन बढ़िया करवा देता है, प्रोटीन यूटिलाइजेशन बढ़िया करवा देता है। और तुमको पता है प्रोटीन का काम ही क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है बॉडी ग्रोथ, सेल को जो डैमेज हो गई उसको रिपेयर करना। तो भाई ये प्रोटीन की काम है ना, तो ये जीएच कहता है प्लीज प्रोटीन फोकस करो, तुम्हें हाइट बढ़ानी है, ठीक। तो ये ओवरऑल आपकी बॉडी में ऐसी ऐसी चीजें करवाता है। फिर नेक्स्ट आपकी सेल्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देता है। सेल्स का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने का मेरा मतलब है आपका बीएमआर इंक्रीज कर देता है। सो इट इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिक रेट। मैंने बताया था ना बीएमआर का मतलब क्या है, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होना। सो इट इंक्रीजेज योर बीएमआर, ठीक है, इजी है। तो ऐसी एक्टिविटी कर कर ये आपकी बॉडी में बोन्स को बढ़वा रहा है, मसल्स को बढ़वा रहा है, सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन यूज़ कर पा रही हैं, सेल्स का बीएमआर बढ़ा दिया, एंड एज अ रिजल्टेंट सारी एक्टिविटीज़ क्या करेंगी, आपकी ग्रोथ करवाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब आती है बात कि आपकी बॉडी में कितना ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ये कौन डिसाइड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये बहुत कॉमन सी बात है यार, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर किसी की हाइट बहुत कम होती है, किसी की हद से ज़्यादा कम हो जाती है, किसी की मीडियम होती है। तो क्या है, क्या रामबाण इलाज है हाइट बढ़ाने का, तो ध्यान से सुनो। आपकी हाइट कितनी होनी है वो डिसाइड करते हैं आपके जीन्स। जेनेटिक्स में जीन्स के बारे में और जानेंगे अपन, तो इतना अभी याद रखो, आपकी हाइट कितनी बढ़नी है वो डिसाइड करते हैं आपके जीन्स। और ये जीन्स आपने कहाँ से लिए, तो आपको पता है यार, जीन्स लेने के लिए तो आपको मम्मी पापा ही चाहिए। सो ये जीन्स आप कहाँ से ले रहे हो, फादर एंड मदर से। सो यू टेक दीज जीन्स बाय योर फादर एंड योर मदर। अब ये आपकी किस्मत है कि आपने कैसा टाइप का जीन लिया। भाई सिंपल सी बात है, फादर एंड मदर अपने कॉम्बिनेशन से जीन्स दे रहे हैं आपको। अब आपके ऊपर आप डिपेंड करता है कि यार आपने पापा का लंबाई वाला जीन ले लिया कि मम्मी की छोटे वाला जीन ले लिया। ये तो ऑल प्रोबेबिलिटी है आप कौन सा जीन ले रहे हो। सो अगर पापा का लंबा वाला जीन ले लोगे तो लंबे हो जाओगे, मम्मी का छोटा वाला जीन ले लोगे तो छोटे रह जाओगे। अगर आप मीडियम हो तो मीडियम वाले जीन्स लिए हैं आपने, इस तरीके से आपकी हाइट होती है। अब ये जीन्स करते क्या है, ये जीन्स रेगुलेट करते हैं कि तुम्हारी बॉडी में कितना ग्रोथ हार्मोन बनेगा। समझ रहे हो, ये डिसाइड कितना ग्रोथ हार्मोन बनेगा। अब जैसे सपोज करो किसी इंसान ने लंबाई वाला जीन लिया है तो उसकी बॉडी में ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन बनेगा, किसी ने छोटा वाला जीन लिया है तो उसकी बॉडी में कम ग्रोथ हार्मोन बनेगा। बस यही सिंपल डिफरेंस है, ग्रोथ हार्मोन कितना रिलीज होना है, ठीक है। अब अपन बात आते हैं किसी की बॉडी में एक्सेसिव ही ग्रोथ हार्मोन बन जाए। देखो नो डाउट लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है, मान लिया। अभी कोई एक्सेसिव ही ज़्यादा ही लंबा हो जाए तो ये भी नहीं चाहिए, और कोई हद से ज़्यादा ही छोटा चला जाए ये भी किसी को नहीं चाहिए। तो देखो अगर किसी की बॉडी में एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता है, ये देख रहे हो आप, इस बंदे की फोटो देख रहे हो, ये लड़का, इसको गिनीज वर्ल्ड बुक के अंदर सबसे लंबा लड़का माना गया है। तो ये जो बंदा है देखो इसकी हाइट कितनी है, 8 फीट 1 इंच, इतना ज़्यादा लंबा है ये। इसकी हाइट इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें ग्रोथ हार्मोन हद से ज़्यादा रिलीज हुआ है। दिस इज हाइपर सीक्रेशन, इतना ज़्यादा लंबा। और इसी केस को हम क्या बोलते हैं, जाइजेंटिज्म। दिस केस इज कॉल्ड एज जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म का मतलब है जायंट जैसा लंबा, ठीक। आगे आओ,
इसी का ही एक दूसरा वर्जन होता है, मतलब इसी हाइपर सीक्रेशन का एक दूसरा वर्जन होता है। वो क्या होता है, देखो तुमको याद है खली, खली का फेस देखा है तुमने कभी? मतलब देखा ही होगा यार, खली को कभी ध्यान से देखा होगा तो खली की बॉडी देखो, ठीक है भाई, जाइडेंटिज्म का केस है। फिर आप उसकी बॉडी का ये वाला पार्ट भी देखो, थोड़ा सा कैसा सा जो फेस इमेजिन कर पा रहे हो ना, तुम कर पा रहे हो। मैं गलती से खली की फोटो डालना भूल गई, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ इमेजिन करो। सो वो जो फेस तुम इमेजिन कर पा रहे हो ना, एक्चुअली खली के केस में वो कोई बीमारी टाइप ही है, असली में वो क्या है, हाइपर सीक्रेशन है। खली की बॉडी में एक तो हार्मोन ज़्यादा रिलीज हुआ ग्रोइंग एज में, जिसके कारण जाइजेंटिज्म हुआ। इसी के साथ एक और चीज़ क्या होती है, आपकी हाइट अप्रोक्सीमेटली ग्रोइंग एज होती है 17 से 18, या चलो मान लेती हूँ मैं बॉयज़ के केस में 21 ईयर्स तक भी हाइट बढ़ती रहती है। बट अगर किसी के अंदर ग्रोइंग एज के बाद ग्रोथ हार्मोन रिलीज होना लग जाए, समझ रहे हो तुम, जैसे सपोज करो किसी के अंदर 30 ईयर्स, इसके अंदर सडनली एक्सेसिव जीएच का प्रोडक्शन होने लग जाए ना, तो इस एज में जो जीएच रिलीज होता है ना, उससे क्या होता है, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, फेस का शेप बिगड़ जाता है, एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू सीवियर दिक्कत, हद से ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगैली। तो ये दोनों बातें मैंने क्यों बताई, तुमको याद रखना है, कभी क्वेश्चन आ सकता है, जीएच रिलीज हो रहा है ज़्यादा। अब इसकी भी दो सिचुएशन है, ग्रोइंग एज में रिलीज हो रहा है तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा, अगर आफ्टर अ सर्टेन एज यानी कि ग्रोइंग एज के बाद हो रहा है तो इट विल लीड टू एक्रोमेगैलिज्म। सो दो बीमारी याद करनी, इसलिए मैंने तुम्हें पूरी कहानी सुनाई है, ठीक है। दूसरी तरफ इधर देखो, ये जो बंदा है ये बहुत बहुत ज़्यादा ही छोटा है, इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 2 फीट, बहुत छोटी हाइट है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी, उसकी एकदम से इतनी हो गई और इसकी एकदम से इतनी हो गई। तो इसके अंदर क्या हुआ, इस बेचारे के साथ क्या हुआ है, ये मतलब दोनों का ही केस बेचारा है ना, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, कुछ ज़्यादा ही छोटा रह गया। तो इसके साथ क्या हुआ है, इसने जो जीन्स लिए उन जीन्स में ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम बनना था, तो इसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ही कम बना, तो दिस इज हाइपोसीक्रीशन। अब कैसे याद करोगे, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, हाइपो एंड हाइपर वर्ड अपन को पता होना चाहिए। हाइपर वर्ड का मतलब देखो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रिलीज हो रहा है, और हाइपो कम रिलीज होना, समझ गए। अगर आपकी बॉडी में कोई हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने लग जाए तो इट विल बी हाइपर, और अगर कुछ कम रिलीज होने लग जाए तो हाइपो, ठीक। इस हाइपो कंडीशन में इस बंदे के साथ जो दिक्कत होगी दैट विल बी ड्रॉफिज्म, ठीक है। ड्रॉफिज्म के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली इसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन हद से ज़्यादा ही कम बनेगा। ग्रोथ हार्मोन हद से ज़्यादा कम बनने का मतलब है उसकी हाइट बहुत कम बढ़ेगी, ये सिंपल फंडा है। सो इट इज़ ऑल एंड ऑल रूल्ड बाय योर जीन्स, आपने कैसा जीन लिया है वो डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में कितना ग्रोथ हार्मोन बनेगा। क्लियर है, ग्रोथ हार्मोन का किस्सा खत्म। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं ना, नेक्स्ट आते हैं अपन प्रोलैक्टिन पे। ग्रोथ हार्मोन हो गया, ग्रेट पीपल, पी से क्या था, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के लिए तुम्हें याद रखना है ये मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, दिस लीड्स टू मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल्स। देखो ध्यान से सुनना, ये बात जो मैं बोल रही हूँ ये कान खोल के सुनो। जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस बाकी सारे हॉर्मोन्स जितने भी अभी तुम पढ़ने वाले हो ना, वो चाहता है कि सब सीक्रेट हो। हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है, यानी कि हाइपोथैलेमस जितने भी अभी तुम पढ़ोगे ना, ग्रोथ हार्मोन से लेकर LH FSH तक, वहां तक वो चाहता है कि सारे हार्मोन रिलीज हो सिवाय प्रोलैक्टिन के, ठीक। प्रोलैक्टिन ये सिर्फ और सिर्फ कब रिलीज होने देता है, व्हेन अ मदर डिलीवर्स अ बेबी, मतलब जब एक जो फीमेल है उस फीमेल के बेबी हो जाता है, उसके बाद प्रोलैक्टिन का मेनली काम शुरू होता है। तो प्रोलैक्टिन का काम क्या होता है, देखो फीमेल्स वी आर मैमल्स, मैमल्स का स्पेशल फीचर ही क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड, और मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोड्यूस होना है डेफिनेटली, एक तो मिल्क प्रोड्यूस होना और एक मिल्क निकलना है। ये दोनों बातें मैं ध्यान से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दो हार्मोन रिलेटेड है इससे, एक है मिल्क बनना और एक है मिल्क निकलना। सो मिल्क बनवाने का काम किसका होता है, प्रोलैक्टिन का। तुम लोग कैसे याद करोगे इसको, P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर प्रोलैक्टिन। तो जो हार्मोन पर्टिकुलरली मिल्क को प्रोड्यूस करवा रहा है वो कौन हो गया, प्रोलैक्टिन, और जो रिलीज करवाएगा उसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जो तुम अभी बाद में पढ़ोगे। सो आपके पास दो हार्मोन है, एक है मतलब जो स्पेशली फीमेल्स की बात चल रही है यहाँ पे, फीमेल्स के अंदर प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूस करवाता है एंड ऑक्सीटोसिन मिल्क को रिलीज करवाता है। क्लियर है, चलो
प्रोलैक्टिन के बारे में अपन को इतना ही पढ़ना है, बस इतना याद कर लो। ये कब होगा? आफ्टर बेबीज बर्थ। एक बार बेबी का बर्थ हो जाता है उसके बाद फीमेल के अंदर धमाधम मिल्क प्रोडक्शन होकर निकलना शुरू हो जाता है। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? ताकि जो नया नया बेबी हुआ है, डेफिनेटली छोटा बच्चा खुद से खाना तो खा नहीं सकता ना, रोटी भी खा जाए खाना भी खा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस छोटे बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो टोटली अपनी मदर की बॉडी पर डिपेंडेंट होता है, ताकि मदर के मिल्क से ही उसको न्यूट्रिएंट मिले और वो ग्रो कर जाए। इसीलिए प्रोलैक्टिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हार्मोन आता है आपका ग्रेट पीपल टॉक। टी से क्या था? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो बच्चों, ये भी बहुत ही आसान है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। इसको प्यार से लोग क्या बोलते हैं? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखो नाम से पता चल रहा है, थायराइड याद तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगा। थायराइड तुम्हें पता है, मैंने कहा था यहाँ वाले एरिया में आएगा। थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला, स्टिमुलेट का मतलब समझते हो? उससे काम करवाने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। वापस सुनो, नाम क्या है इसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है उसको कहता है बेटा जग जा, काम करना शुरू कर दे, वो यही है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे जाके एक्ट करता है? इट एक्ट्स ऑन योर थायराइड ग्लैंड। इट एक्ट्स ऑन योर थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड इसके ऑर्डर के बाद ही अपना काम शुरू करता है। तो ये साइड में एक पिक्चर दे रखी है, उसको तुम लोग ध्यान से देखो। ये रहा आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने यहाँ पे पिट्यूटरी, ये देख रहा तुम्हें पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया है? ये रहा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपके ब्लड से होता होता कहाँ पहुंचा? आपके थायराइड ग्लैंड में। यहाँ पे लोकेटेड है आपका थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे पहुंचा। थायराइड ग्लैंड को पता चल गया मुझे काम करना है, तो एज अ रिजल्टेंट ये हार्मोन रिलीज करने लग गया। क्या रिलीज करेगा वो अपन बाद में देखेंगे, बट तुम्हें इतना पता चल गया कि थायराइड ग्लैंड क्या करना शुरू कर देगा? अपने हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देगा। क्लियर है इतनी पिक्चर? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एक और खतरनाक हार्मोन जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, ACTH। ACTH का एक तो नाम थोड़ा सा लंबा है ना, तो थोड़ा डरावना लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसका नाम है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बट नाम का मतलब समझने के बाद ना तुम्हें कतई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार नाम का मतलब समझो। देखो, याद है लास्ट टाइम मैंने तुमको बताया था, नहीं बताया हो तो सुन लो। ये रही किडनी, ये रही आपकी किडनी। इस किडनी के ऊपर ऐसा क्राउन सा लोकेटेड है आपका एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को मैं अभी जूम करके बना रही हूँ। ये रहा आपका एड्रिनल ग्लैंड, ये रहा। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को जब तुम अंदर से देखोगे तो अगेन इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। इसके भी 2 रीजन होते हैं। और मैंने तुमको बता दिया, जब भी रीजन आ जाए ना, ऐसा पाला पाला गेम शुरू हो जाए ना, तो फिक्स है बाहर वाला जो है, यानी कि बाहर वाले का पाला, दैट इज कॉल्ड एज दी कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, और अंदर वाला जो है दैट विल बी द मेड्यूला। याद करो, ये सेम लॉजिक मैंने तुम्हें किडनी में भी समझाया था। मैंने कहा था ऐसी बहुत सारी जगह होंगी जहां पर एरिया डिवाइड हो जाएगा, ये तेरा एरिया, ये मेरा एरिया। तो जो अंदर वाला एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज मेड्यूला, और जो बाहर वाला एरिया होता है वो कहलाता है कॉर्टेक्स। अब तुम इसका नाम सुनो, एड्रीनो यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिको यानी कि कॉर्टेक्स रीजन पे एक्ट करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? ACTH। नहीं भूलोगे, अब वापस सुन लो। एड्रीनो यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिको यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन पे एक्ट करने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? ACTH। क्लियर है? ये क्या करवाता है? कॉर्टेक्स रीजन से हार्मोन्स रिलीज करवाता है। अब वो हार्मोन्स मल्टीपल हैं, अपन एक एक को पढ़ेंगे आगे। बस इतना समझ लो अभी कि ACTH विल एक्ट ऑन योर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड में भी कौन से एरिया में? कॉर्टेक्स एरिया में। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ LH एंड FSH, ये दोनों को अपन कंबाइंड में पढ़ेंगे। वैसे FSH की नेक्स्ट स्लाइड है, बट मैं इसको यहीं पे ले रही हूँ। LH एंड FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका काम आपको डेफिनेटली मेल में भी दिखेगा। ये दोनों ही हार्मोन मेल में भी एक्ट करते हैं, और यही दोनों हार्मोन फीमेल में भी एक्ट करते हैं। तो इन दोनों को मिला के एक टर्म यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका रीजन सुनो पहले तो तुम। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का मतलब क्या होता है? अगर तुमने इससे पहले रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ रखा हो तो तुम्हें पता होगा टेस्टिस एंड ओवरी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं गोनाड्स।
सुना है? नहीं सुना तो अभी सुन लो। टेस्टिस हो, चाहे आप बात कर रहे हो इस टेस्टिस की, चाहे आप बात कर रहे हो इस ओवरी की, इन दोनों के लिए हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं गोनाड्स। कॉमन वर्ड है, मेल के लिए भी यूज कर सकते हो, फीमेल के लिए यूज कर सकते हो। तो गोनाड्स पे देखो, गोनेडो यानी कि गोनाड्स पे एक्ट करने वाले हॉर्मोन्स को हमने टुगेदर क्या बोल दिया? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। समझ आ गया? यानी कि नाम जो मतलब है वो नाम में छिपा है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, वो हार्मोन जो कि पर्टिकुलरली तुम्हारे गोनाड्स पे एक्ट करे, और मेल है तो डेफिनेटली उसके पास गोनाड्स टेस्टिस होंगे, और अगर फीमेल है तो उसके पास गोनाड्स ओवरी होंगी। क्लियर है इतनी बात? सो LH and FSH टुगेदर आर कॉल्ड एज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर? अब दोनों क्या काम करती हैं तो ध्यान से सुनना, मेल पे कैसे काम होता है, फीमेल पे कैसे काम होता है, वो तुम ध्यान से सुनोगे। देखो यहाँ पे प्लस FSH, पहले क्या लेना चाहोगे, मेल या फीमेल? दोनों को ही पढ़ना है अपन को तो। चलो मेल फीमेल में से क्या पढ़े? मेल पढ़ लेते हैं पहले। देखो थोड़ा सा मुझे समझाना डिफिकल्ट लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक रिप्रोडक्शन पढ़ाया नहीं है ना। सो रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाया तो मुझे लग रहा है कि क्या पता तुम्हें पता हो या नहीं पता, बट आई अश्योर यू जब मैं तुम्हें रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी तो FSH and LH मैं तुम्हें वहीं पे पढ़ा दूंगी। ऐसा करते हैं, है ना, क्योंकि डेफिनेटली अभी मैं नहीं बता पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये टर्म्स पता है कि नहीं पता। सो वो टर्म्स को ही डिस्कस करने के बाद मैं तुम्हें इन दोनों का काम बताऊंगी ताकि तुम्हारे बिल्कुल यहाँ पे आ जाए। सो इट विल बी डिस्कस्ड इन टॉपिक रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रो पढ़ेंगे तभी हम इन दोनों को पढ़ लेंगे, LH and FSH को। चलो अब आगे चलते हैं। अब आ जाओ ऑक्सीटोसिन पे। ऑक्सीटोसिन का काम मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। देखो प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड्स में, जैसे ये मेमोरी ग्लैंड्स हैं, प्रोलैक्टिन पर्टिकुलरली मेमोरी ग्लैंड्स पे एक्ट करता है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स में क्या कराएगा, मिल्क का प्रोडक्शन, यानी कि ये मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। ये बात मैं तुमको पहले भी बता चुकी हूँ। ओके, एक बार मिल्क प्रोड्यूस हो गया तो यार उसको निकलवाना भी तो पड़ेगा। तो एक्चुअली में फीमेल्स के इस एरिया में भी डक्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे यहाँ पर मिल्क बना तो मिल्क को यहाँ से डक्ट से निकलवाने का काम किसका होता है, ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो मिल्क प्रोलैक्टिन ने प्रोड्यूस कराया है उसको रिलीज करवाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का ये काम होता है मिल्क को रिलीज करवाना। क्योंकि ये मिल्क को रिलीज कराता है इसलिए इसको एक और बात बोली जाती है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। इसको क्या बोला जाता है, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। देखो यार कितना सिंपल सी बात है, मिल्क को निकालने वाला मिल्क लेट डाउन हार्मोन। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का ये काम होता है। इनफैक्ट जो कई जगहों पे होता है ना, गाय भैंसे बकरियां, उनसे ज़बरदस्ती दूध एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करवाया जाता है, तो उनको ज़बरदस्ती ऑक्सीटोसिन लगाकर उनमें से बल्क ऑफ मिल्क निकाला जाता है। तो वो तुमने सुना है कभी, इंजेक्शन वाली गायें हैं ये तो बहुत ज़्यादा दूध दे रही हैं, सो इंजेक्शन बेसिकली ऑक्सीटोसिन का लगता है ताकि उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाए, मिल्क प्रोडक्शन के साथ मिल्क निकलना बढ़ जाए। क्लियर है ये बात? अब दूसरा काम ऑक्सीटोसिन का देखो, दूसरा काम ऑक्सीटोसिन का है, ये जैसे फीमेल की यूट्रस है, ये फीमेल की यूट्रस है। हालांकि ये वाली बात भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो अभी के लिए मैं बस इतना बता रही हूँ, फीमेल की इंटरनल लाइनिंग होती है ये वाली। और तुमको पता है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरनल लाइनिंग को हम, ये जो अंदर ही अंदर वाली होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। दिस इंटरनल लाइनिंग इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। तो देखो यहाँ पे बेबी डेवलप हो गया, ये रहा बेबी, ये सपोज करो यही है वो बेबी, ये अभी अटैच्ड है। ठीक है, ये डेवलप हो गया, ये कंप्लीटली डेवलप हो गया, तो इसको पुश करना ज़रूरी है ना, डेफिनेटली यार। इसको मदर अपनी बॉडी में थोड़ी ना बेबी को पूरा का पूरा ग्रो कराती रहेगी। तो एक बार जब 9 मंथ्स तक इसका कंप्लीट ग्रोथ हो चुका होता है तो इसको अब बाहर निकालना ज़रूरी है, इसको डिलीवर आउट करना ज़रूरी है। तो क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये जो अंदर ये एंडोमेट्रियम है, इसके जस्ट नीचे एक और लेयर होती है जिसको हम प्यार से बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये देखो, एक होती है एंडोमेट्रियम, उसके जस्ट ऊपर होती है मायोमेट्रियम, और इसके ऊपर एक और लेयर होती है, ध्यान से सुनो, इसके ऊपर एक और लेयर होती है कुछ इस तरीके से। ये इसके ऊपर जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो आपको ये याद रखना है कि यूट्रस में 3 लेयर होती हैं। अंदर ही बिल्कुल अंदर की साइड होता है एंडोमेट्रियम,
एंडोमेट्रियम के जस्ट इधर आप बाहर आ रहे हो तो बाहर की तरफ जो मिडिल में है वो कौन है, मायोमेट्रियम। एम से मिडिल, एम से मायोमेट्रियम, और जो बाहर परे परे, देखो वो पंजाबियों में नहीं बोलते अरे परे हो जा, परे हो जा बोलते ना, तो परे हो जा का मतलब दूर हो जा, तो जो दूर की तरफ यानी कि बाहर की तरफ है उसका नाम है पेरीमेट्रियम। सो फीमेल हैव 3 लेयर, अंदर वाली एंडो, बीच वाली मायो और बाहर वाली परे, पेरी। क्लियर है। सो मायोमेट्रियम क्या होता है, वो पुश करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। इसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही बेबी पुश आउट होता है। अब तुम इमेजिन करो ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, ये पैसेज है बेबी के निकलने के लिए। सो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन इस पे एक्ट करेगा, किस पे, मायोमेट्रियम पे, और ये बेबी को विगरसली पुश करेगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन। इससे क्या होगा, बेबी विल बी पुश्ड आउट, बेबी पुश आउट हो जाएगा तो उसकी डिलीवरी हो जाएगी। सो ऑक्सीटोसिन बेसिकली फीमेल्स में डिलीवरी भी करवाता है ऑफ बेबी, सो इट लीड टू डिलीवरी आउट ऑफ बेबी। क्लियर है। तो ऑक्सीटोसिन के दोनों काम तुमको याद रखने हैं। अब आ जाओ लास्ट हार्मोन पे। लास्ट आता है अपना एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम प्यार से एडीएच बोलते हैं, और ये मैं आपको एक्सक्रीशन में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, याद करो। एक्सक्रीशन में मैंने बताया था ना, पानी बचाने के लिए आपको एंटी डायूरेटिक हार्मोन की जरूरत पड़ती है। इट एक्ट्स ऑन योर डीसीटी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं याद आ रहा कि मैंने ये इसका फंक्शन कहाँ पढ़ाया था, तो बेटा प्लीज़ एक्सक्रीशन का सेकंड वीडियो, उसका लास्ट पार्ट देखो, वहाँ पे मैंने एडीएच का पूरा काम पढ़ा दिया है, तो ये अपन पढ़ चुके हैं। बस एक बात अपन को याद रखनी है, अगर किसी के अंदर एडीएच कम रिलीज होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर ज़रूरत से कम ही रिलीज हो रहा है एडीएच, इन दैट कंडीशन मुझे एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। आप तुम सोचोगे यार डायबिटीज़ तो इंसुलिन में होती है, मैम क्या बकवास कर रही है। नहीं, तो बेटा दो बीमारियां होती हैं, एक होती है डायबिटीज़ मेलाइटस और एक होती है डायबिटीज़ इंसिपिटस। डायबिटीज़ इंसिपिटस, ये बीमारी किस इंसान को कब होती है, जब उसकी बॉडी में एडीएच कम रिलीज होता है। तो ये प्लीज़ तुम दिमाग में सेट कर लो कि दो बीमारियां हैं, एक है डायबिटीज़ मेलाइटस। मेलाइटस के अंदर अपन पढ़ते हैं इंसुलिन के बारे में। जब किसी इंसान की बॉडी में इंसुलिन कम रिलीज होता है ना, तब उसको होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। और अगर किसी इंसान की बॉडी में एडीएच कम रिलीज हो रहा है तो वो हो जाएगा डायबिटीज़ इंसिपिटस। सो दो हार्मोन है और दो बीमारियां हैं जिनका स्टार्टिंग डायबिटीज़ ही है। तो हर किसी को एक जैसी डायबिटीज़ नहीं होती, ठीक है। तो कोई बोले ना डायबिटीज़, तो अगली बार तुम पूछ लेना बेटा मेलाइटस है कि इंसिपिटस है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन से हार्मोन की बीमारी है। क्लियर है। चलो, इस पूरी बात में जो भी मैंने तुमको बताया, बस एक लास्ट कंक्लूजन की बात सुन लो, जिसके बाद अपना टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा। वो क्या है, देखो 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 मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था एंटीरियर। एंटीरियर के दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या था डिस्टेलिस और एक क्या था इंटरमीडिया। फिर तुम सोच रहे यार ये फिर फालतू बातें आ गई, बट ठीक है सुन लो, लास्ट बिल्कुल लास्ट फाइनल है। और एक था आपका पोस्टीरियर, जिसमें आप किसकी बात कर रहे थे, नर्वोसा की, पार्स नर्वोसा। तो जिन जिन हॉर्मोन्स को आपने पढ़ा है, बस मैं एक बार फाइनल बताना चाहती हूँ वो कौन कौन से किस कैटेगरी में आते हैं। तो जो आपने राइट ग्रोथ हार्मोन से लेकर जितने भी पढ़े थे ना, प्रोलैक्टिन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, एफएसएच तक जितने भी हार्मोन मैंने बोले, जिसमें मुझे पता है एलएच एंड एफएसएच मुझे रिप्रोडक्शन में पढ़ाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे डिस्टेलिस रिलीज करता है, यानी कि एंटीरियर का पार्स डिस्टेलिस। फिर आता है पार्स इंटरमीडिया, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जो मैंने नहीं पढ़ाया है, उसको अब तुम सुनोगे। इसको हम बोलते हैं एमएसएच। एमएसएच देखो, तुमने सुना है कुछ लोग बहुत काले, मतलब सुना तो क्या होगा, सॉरी देखा होगा, कुछ लोग बहुत ही काले होते हैं अफ्रीकन्स, कुछ लोग बहुत ही गोरे होते हैं, कुछ लोग अपन जैसे इंडियंस लोग मीडियम होते हैं। अपन लोगों का शेड कौन सा होता है, व्हीटिश शेड होता है। जो अमेरिकन्स होते हैं अपन फेयर बोलते हैं, फिर अफ्रीकन्स को तो अपन ब्लैक बोल देते हैं। तो ये जो कलर्स हैं, तुमने कभी सोचा ये कलर्स क्यों आते हैं? एक्चुअली में ये कलर्स आते हैं एमएसएच, जिसको हम बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई नो तुम में से बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे आज के लेक्चर में इतने सारे नाम याद करके, बट अगेन आई प्रॉमिस इस वीडियो को ही अगर तुम 2 बार देख लो ना, तो तुम्हें ये सारी बातें बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी। तो अब वापस सुनो इसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको प्यार से लोग क्या बोलते हैं, MSH। आज के लेक्चर कंप्लीट होने तक आई होप आपने ये सारी बातों का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है और क्विकली उसका नाम, बस यही टेबल फॉर्म में अगर तुम लिख लोगे तो मैं आज के लेक्चर का सारा मेन कंटेंट याद हो जाएगा। ठीक है। सो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, बेसिकली एक हार्मोन रिलीज करवाता है जिसे हम बोलते हैं मेलेनिन। दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज मेलेनिन। मेलेनिन का ऐसे स्पेसिफिक काम अभी तक भी नहीं पता ह्यूमंस पे क्या स्पेसिफिक काम है इसका, टिल नाउ भी डिस्कवरी चल रही है। बट एक जो है वो ये है कि तुम्हारा कलर डिसाइड करता है मेलेनिन, जिसमें जितना कम मेलेनिन होगा वो उतना ज़्यादा गोरा होगा। वापस सुनो, जो जितना गोरा बंदा है ना उसमें मेलेनिन कम है, और जो जितना काला है उसके अंदर मेलेनिन ज़्यादा है। अब अपन पे आ जाओ, हम मीडियम वाले लोग हैं, हमारा रंग ना इधर आ रहा ना इधर आ रहा, तो हमारे अंदर मीडियम लेवल का मेलेनिन बनता है। तो अब तुम्हें समझ आ गया, जो ज़्यादा गोरा दिख रहा है उसमें मेलेनिन नहीं है, और जो बहुत काला दिख रहा है उसमें मेलेनिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो ये मेलेनिन एक्चुअली में हमारा स्किन का कलर यही रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। प्लस ऐसी रिसर्च कहती हैं कि जिन लोगों में अच्छे अमाउंट में मेलेनिन होता है वो स्किन कैंसर से प्रोटेक्टेड रहते हैं। ऐसा रिसर्चेस कहती हैं कि इफ़ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मेलेनिन देन यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्किन कैंसर। तो ऐसा कोई मतलब प्रॉपर नहीं है, बट हाँ ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक है। सो विद दिस हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे आ जाओ लास्ट पे, पोस्टीरियर पे। पोस्टीरियर में दो हार्मोन रिलीज होते हैं जिसको अभी तुमने देखा, एक ऑक्सीटोसिन और एक आपका ADH। ये दोनों हार्मोन कौन करता है, पोस्टीरियर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ही पढ़े हैं हमने आज, एंड आई होप तुमको ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। सो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को बस एक बार प्यार से समझना। हाइपोथैलेमस का इंटीरियर को लेकर व्यवहार याद रखना, फिर पोस्टीरियर प्यार वाला व्यवहार याद रखना। ये दोनों याद रखना कि ये असली में हाइपोथैलेमस ही बना देता है, एंड देन इन सब के एक बार काम याद रखना। क्लियर है, चलो। सो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, एंड डेफिनेटली आई रियली वांट कि आप, अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है कि आप इन वीडियोस को समझ के जाएं। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।